फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM कंडक्टेड बाय आकर्षक एकेडमी। मैं सुभाष कुमार आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए हाइड्रोलिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज आपकी लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 12 में हमने थ्योरी पार्ट ख़त्म कर लेते और एक न्यूमेरिकल किया था। तो आगे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन है अ सर्कुलर ओपनिंग 3 मीटर डायमीटर इन अ वर्टिकल साइड ऑफ टैंक इज क्लोज बाय अ डिस्क ऑफ 3 मीटर डायमीटर। मतलब एक टैंक है, ठीक है, वर्टिकल साइड पे, यहाँ पे एक डिस्क से ये क्लोज किया गया है। ये एक डिस्क से क्लोज किया गया है जिसकी की डायमीटर कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। तो इसकी डायमीटर 3 मीटर है। मतलब कि अगर इसको हम दूसरे व्यू से देखें तो दिस विल लुक लाइक दैट एंड 3 मीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन द डिस्क, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, और दूसरा द टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिस्क इन इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल पोजीशन व्हेन द हेड ऑफ वाटर अबव द हॉरिजॉन्टल डायमीटर। मतलब इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर, ये जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर, इसके ऊपर जो हेड ऑफ वाटर है और ये यहाँ से मतलब 6 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 मीटर है। तो मतलब कि ये सेंटर होगा, इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, तो ये वैल्यू जी होगा, ठीक है। तो जी की वैल्यू फ्री सरफेस से हम लोग जानते हैं कि जो वैल्यू ऑफ जी होता है, जो सेंटर होता है, वो एच बार होता है। तो एच बार यहाँ पे कितना आएगा, एच बार इजिकल टू, हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन एंड गिवन एच बार इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। एंड एक और वैल्यू दे रखा है डायमीटर, दैट इज डी इज इक्वल टू 3 मीटर। तो डायमीटर दे रखा है तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं इजली। एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो इसको लिखेंगे पाई इंटू 3 की स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर एरिया आएगा 7.068 मीटर स्क्वायर, 7.068 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि फोर्स कितना आएगा। तो पहला देखते हैं फोर्स ऑन डिस्क। फोर्स ऑन डिस्क दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच बार। ये फॉर्मूला हमारा फोर्स निकालने के लिए होता है। तो इसमें हम वैल्यूज डालेंगे 1000 इंटू 9.81, ठीक है, और जी की वैल्यू इंटू एरिया की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड हियर, दैट इज 7.068 into the value of h bar. The value of h bar we already have mentioned here, that is the value of h bar is 6 meter. So we will write 6 is equal, and once you calculate this value you will get 41605.68 Newton. 41605.68 न्यूटन। अब हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट पोर्शन जो है वो दूसरा क्वेश्चन, वो कह रहा है द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिस्क इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितना टॉर्क लगेगा। तो सबसे पहले तो हमको ज़रूरत पड़ेगा उस सेंटर ऑफ प्रेशर की, ठीक है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर जब हम निकालेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की एच स्टार होगी, एच स्टार। ये एच स्टार हमको फाइंड करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि फोर्स हमारा जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, ये डिस्क को ऐसे मतलब पुश कर रहा है। तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए एक इधर से काउंटर फोर्स चाहिए, और वो टॉर्क कितना डेवलप करेगा। तो टॉर्क हमेशा इस सेंटर के अबाउट लेंगे हम, क्योंकि कुछ दे नहीं रखा तो हम मान के चलेंगे कि ये सेंटर के अबाउट ही है, ठीक है। तो यहाँ से तो टॉर्क कितना होता है, फोर्स इंटू रेडियस। तो इतना फोर्स लग रहा है तो फोर्स इंटू रेडियस इस डायरेक्शन में लगेगा तो वो टॉर्क होगा, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। दोनों का बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कैसे करेंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस निकालेंगे माइनस ये टोटल डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज जी पी, और ये निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच स्टार। सो सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे, सेकेंड पोर्शन में एच स्टार इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी डिवाइडेड बाई ए एच बार। ये हमारा कंडीशन था जब भी कोई वर्टिकल प्लेट होता था, तो उस केस में हम क्या करते थे, वर्टिकल प्लेट के केस में ये फॉर्मूला लिखते थे। यहाँ पे आई जी हमको फाइंड करना पड़ेगा, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ आई जी। तो वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई जी इज इक्वल टू 5d4 डिवाइडेड बाई 64।
कोई भी सर्कुलर डिस्क के केस में क्या होता था हमारा, जैसे ये डिस्क अगर सर्कुलर है तो अगर इसके ये सेंटर के अबाउट अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट अगर हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो होता था पाई डी 4/64। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे पाई इंटू 3⁴ डिवाइडेड बाई 64 एंड द वैल्यू विल कम 3.9761 मीटर फोर्स, 3.9761 मीटर फोर्स, this will be the value of that torque, moment of inertia. So we will put all the values here, that is h bar is equal to ij divided by h bar. तो ig कितनी आएगी हमारी, h bar हमारी 6 मीटर थी प्लस ig की वैल्यू 3.9761 डिवाइडेड बाई एरिया था हमारा 7.068 प्लस इंटू 6। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करो, अपने कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करो तो आप पाओगे कि जो वैल्यू आया 6.09375 मीटर आया, 6.09375 मीटर ये आएगा। ठीक है, एच स्टार की वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द टोटल फोर्स विल एक्सर्ट और total force will exert a torque at distance, that is GP is equal to H star minus H bar is equal to 6.09375 minus 6 is equal to 0.09375। तो इतना मीटर पे टॉर्क एग्जर्ट होगा। तो टॉर्क रिक्वायर्ड इज इक्वल टू T इज इक्वल टू जानते हैं हम लोग F इंटू वैल्यू ऑफ GP। ठीक है, इज इक्वल टू F की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखी है, कितनी थी 41605 इंटू GP की वैल्यू यहाँ से 0.09375 मीटर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगा 3900.58 न्यूटन, 58 और टॉर्क की यूनिट होती है हमेशा न्यूटन मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। करना कुछ नहीं था, बस हमें एच स्टार मतलब ये समझना था। दूसरे पोर्शन में, पहला पोर्शन तो नॉर्मली था, फोर्स निकालना था। दूसरे पोर्शन में हमें ये समझना था कि ये जो फोर्स होगा वो हमेशा सेंटर के अबाउट, जो टॉर्क डेवलप होगा वो सेंटर के अबाउट होगा। तो जो डिस्टेंस हम निकालेंगे वो सेंटर से पी की डिस्टेंस निकालेंगे। सेंटर हमारे जी पे और ये जीपी डिस्टेंस निकाला। जीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच स्टार माइनस एच बार करेंगे। ठीक है, ये 6 मीटर इज इक्वल टू एच बार यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ बेस 5 मीटर। मतलब एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसकी बेस 5 मीटर है एंड एल्टीट्यूड इज आल्सो 5 मीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट है जिसकी बेस 5 मीटर है और एल्टीट्यूड यानी हाइट उसकी 5 मीटर। व्हेन द प्लेट इज इमर्स्ड वर्टिकली इन एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये वाटर में नहीं डूबा है, ध्यान देना, ये ऑयल में डूबा हुआ है। ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। द बेस ऑफ प्लेट इज 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस, 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी ट्रायंगुलर का केस आएगा तो आप लोग देख लेना कि ट्रायंगुलर का बेस जो कह रहा है यहाँ पे कि 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस है। ठीक है, और इसकी एल्टीट्यूड 5 मीटर है। तो अगर आपने ऐसे बना दिया, ठीक है, अगर आपने ये डायग्राम ऐसे बना दिया तो 5 मीटर ये और ये जो वाटर का मतलब लेवल है वो 1 ही मीटर है। ठीक है,
1 ही मीटर इसकी बेस है। तो ये जो प्लेट होगा ये कभी ऐसे नहीं बनाओगे आप, ठीक है। जब भी बनाओगे इसको तो उल्टा बनाओगे, मतलब इस तरह से। ट्रायंगुलर प्लेट जो है वो ऐसा है, ठीक है, आइसोसेलेस है और ये इस तरह का है। ये 5 मीटर है और ये भी 5 ही मीटर है। ये वैल्यू 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो अब ट्रायंगल के केस में हम क्या जानते हैं कि अगर ये वैल्यू h है, ये टोटल वैल्यू h है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो यहाँ से यहाँ कितना पे लाई करती है, तो h/3 पे। ये तो आप लोग जानते हो कि h/3 पे लाई करती है। तो मतलब कि ये वैल्यू जो होगा यहाँ से यहाँ तक वो कितना होगा, तो 5/3 होगा, क्योंकि टोटल हाइट 5 मीटर है। तो ये वैल्यू 5/3 होगा। तो अब जो हमारा वैल्यू ऑफ h बार होगा वो 1 मीटर पहले से था और 5/3 इसमें और ऐड होगा, तो 1 + 5/3 h बार इज इक्वल टू 1 + 5/3। ये वैल्यू आएगा हमारा h बार इज इक्वल टू 1 + 5/3, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे जो भी गिवन डेटा है, गिवन डेटा, ठीक है। गिवन डेटा में क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल का बेस जो है वो 5 मीटर है, हाइट जो है एल्टीट्यूड वो भी 5 मीटर है। एरिया कितनी होगी, तो हाफ गुने बेस गुने हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 5, 25/2 इज इक्वल टू 12.5 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गई इसकी, ठीक है, ये इसकी एरिया आ गई। अब दूसरा हमारा h बार का वैल्यू था, तो h बार इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 1 + 5/3 इज इक्वल टू 5/3 करोगे आप तो 1.667 आता है। तो ये टोटल वैल्यू 2.667 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे वैल्यू ऑफ h बार हो गया। अब नेक्स्ट होता है कि टोटल प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर F इज इक्वल टू कितना होता है, तो ρg/h बार, ठीक है। तो यहाँ पे रो हमको नहीं पता है, एक्चुअली जो दे रखा है वो गिवन डेटा में ही लिखेंगे। यहाँ पे S इज इक्वल टू 0.8 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि रो निकालने के लिए, रो ऑयल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो S × 1000 करेंगे। ये मैंने पहले क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि 1000 क्यों करते हैं, क्योंकि 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर है और S इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी S इज इक्वल टू होता है रो ऑयल डिवाइडेड बाय रो वाटर, ठीक है, S ऑयल। तो रो ऑयल इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग रो वाटर इंटू S करेंगे। तो रो वाटर कितना होता है 1000। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली रो ऑयल इज इक्वल टू 0.8 × 1000 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 800 kg पर 800 kg पर मीटर क्यूब, मास पर, 800 kg पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी हो गई। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे टोटल, तो 800 इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू ए की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज 12.5 एंड द h बार इज 2.667 मीटर इंटू 2.667 मीटर। सो you calculate this values। तो अब जब कैलकुलेट करोगे तो you will get इतना न्यूटन, ठीक है, इतना न्यूटन आपको मतलब 261,927 न्यूटन आपको टोटल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट है कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमें फाइंड करना है। तो COP इज इक्वल टू क्या होगा, COP इज इक्वल टू क्या होगा, H स्टार। तो हम जानते हैं H स्टार इज इक्वल टू क्या होता है, H स्टार इज इक्वल टू H बार प्लस IG बटा में AH बार, ये होता है वैल्यू, ठीक है। तो IG बटा में AH बार। तो IG की वैल्यू हमको निकालना है। तो IG निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो IG क्या होता है BHQ/12 होता है, सॉरी BHQ/36 होता है, ठीक है। तो IG यहाँ पे निकालेंगे, IG इज इक्वल टू BHQ डिवाइडेड बाई 36। B की वैल्यू कितनी थी, तो 5 इंटू H की वैल्यू 5 का क्यू डिवाइडेड बाई 36। तो IG की वैल्यू कितनी आ गई, आप कैलकुलेट करो इसको। 17.361 और यूनिट क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमेशा यूनिट क्या होता है, मीटर फॉर्म।
तो 17.361 मीटर फोर। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज एक एक करके पुट करेंगे। तो एच स्टार इज इक्वल टू एच बार की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखी थी, दैट इज 2.667 मीटर प्लस आई जी की वैल्यू 17.361 डिवाइडेड बाई एरिया 12.5 इंटू 2.667। अब आप इसको कैलकुलेट करो अपने अपने कैलकुलेटर पे, देन यू विल गेट द वैल्यू 3.19 मीटर। 3.19 मीटर, दिस विल द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, दैट इज द वैल्यू ऑफ एच स्टार। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी हम ट्रायंगल लेंगे तो ट्रायंगल को पहले ये हम चेक कर लेंगे कि उसका बेस नीचे के ऊपर है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मतलब स्लुइस गेट पे बेस्ड है। स्लुइस गेट का ऑलरेडी मैंने एक मतलब थ्योरी पार्ट में बताया था कि वहाँ पे F1 और Ft दो तरह के फोर्सेस लगेंगे क्योंकि उसके दोनों साइड में वाटर भरा होता है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। द ओपनिंग ऑफ अ डैम इज 3 मीटर वाइड एंड 2 मीटर वाइड हाई, ठीक है। तो अगर कोई डैम लेते हैं ऐसे, ठीक है, अगर कोई डैम लेते हैं तो ये डैम है, ठीक है। अब इस डैम को ऐसे लेते हैं। अब यहाँ पे एक स्लूइस गेट लगा हुआ है, ये स्लूइस गेट लगा हुआ है और ये ऐसे डैम है। ठीक है, ये डैम है, इसके दोनों तरफ लिक्विड भरा हुआ है। एक तरफ कौन सा लिक्विड है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इधर भी भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसके दूसरे साइड भी भरा हुआ है। तो वी विल चेंज द कलर फ्रॉम, ठीक है, ये दोनों साइड इसके लिक्विड भरा हुआ है। पहले साइड जो लिक्विड है उसकी एस इज इक्वल टू 1.5 है, एस इज इक्वल टू 1.5 है और लाइज अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर एबव द टॉप। मतलब यहाँ से इस गेट के टॉप से 2 मीटर है इसकी हाइट। मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो मतलब यहाँ ऐसे इसको करते हैं तो 2.0 मीटर ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 मीटर एबव द टॉप ऑफ द गेट, वेयर एज द डाउन स्ट्रीम साइड द वाटर इज अवेलेबल अप टू हाइट ऑफ टॉप ऑफ द गेट। मतलब ये गेट का टॉप जो है वहाँ तक डाउन स्ट्रीम साइड में मतलब ये भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द गेट एंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, एज्यूम द। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो मैंने बताया था F1 और F1 इधर से लगेगा, F2 इधर से लगेगा, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स होगा। उसके बाद क्या करें, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, मतलब और वो रिजल्टेंट मतलब फोर्स का पोजीशन एग्जैक्टली कहाँ पे होगा वो पूछ रहा है। दूसरा कि एज्यूम करने बोल रहा है, एज्यूम द गेट इज हिंज एट, मतलब गेट कहाँ पे हिंज है, तो यहाँ पे हिंज है बॉटम पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने माना कि गेट यहाँ पे हिंज्ड है, ठीक है। तो इधर वाटर है डाउन स्ट्रीम साइड, वेयर द डाउन स्ट्रीम साइड इज वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर वाटर है, इधर एक ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 है, तो रो ऑयल कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। ये डायरेक्टली में 1000 से तो 1500 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर का आप लोग जानते हो 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा। तो अब यहाँ से जो F1 निकलेगा वो F1 कितना निकलेगा, रोज ये कितना, इसकी डायमेंशन दे रखी है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 3 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई है, ठीक है। तो अगर इसको हम फर्दर ये दूसरे व्यू से अगर इसको देखेंगे तो ये ऐसा है जिसकी विड्थ 3 मीटर है और हाइट 2 मीटर है, ठीक है। तो ये इसको हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं,
ये ऐसा मतलब गेट है, इसी गेट से क्लोज है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप इसको, इसका डायमेंशन रेक्टेंगुलर है तो आप इजिली इसकी सेंटर ऑफ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज IG निकाल सकते हो जब जरूरत पड़ेगी, अभी हम नहीं निकालेंगे। एरिया निकाल सकते हो, तो एरिया कितना होगा इसका, और बाकी लिखते हैं गिवन डेटा। बी बराबर विड्थ, बी विड्थ इज इक्वल टू बी सॉल्यूशन विड्थ ऑफ गेट, विड्थ ऑफ गेट इज 3 मीटर, 3 मीटर इज इक्वल टू बी मैं पुट करता हूँ, एंड हाइट गेट h इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो ये विड्थ और हाइट है, तो एरिया कितना होगा, a इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी एरिया हो जाएगी। अब यहाँ से एरिया निकल गई, और अगर इसका IG हम निकालें, IG तो क्या होता है, BH/12 होता है, BH³ या BD/12 होता है। तो डेप्थ को हाइट की जगह पर डेप्थ लिख सकते हैं इसको, डेप्थ, और इसको हम D से डिनोट करते हैं, ठीक है, D। तो BD/12 होता है, और रेक्टेंगल के केस में IG इज इक्वल टू, तो B कितना है हमारा 3 मीटर इंटू 2 का क्यू डिवाइडेड बाई 12, यानी 24/12 इज इक्वल टू 2 मीटर 4। ये इसका IG का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो उसके बाद ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ये गिवन, मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ इसको। अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, पहला केस में यहाँ पे मान लेते हैं ये G है, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू ऑफ G है, तो H बार कितना होगा पहला केस में, दैट इज, इसको अगर H1 बार हम बोले, H1 बार तो कितना होगा, तो 2 मीटर पहले यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, और इसकी हाइट 2 मीटर है, तो इसका सेंटर कितना पे होगा, 1 मीटर पे, ठीक है। तो अगर H बार निकालेंगे, H1 बार इज इक्वल टू, तो क्या होगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। कैसे हुआ 2 + 1, तो 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक की हाइट थी, और 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक की, इसके सेंटर से इसके टॉप तक की हाइट, तो टोटल मिला के हुआ 3 मीटर, ठीक है, H1 बार। अब उसी तरह अगर H2 बार हम निकालेंगे, दैट इज़ ये वैल्यू अगर हम निकालें, दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक H2 बार, तो H2 बार कितना आएगा, तो ये तो टॉप से यहाँ तक की हाइट है, तो 1 ही मीटर रह जाएगा, ठीक है, टॉप से यहाँ तक की हाइट 1 मीटर, तो यहाँ पे H2 बार इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से F1 और F2 हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं, तो F1 बराबर क्या होगा हमारा, F1 इज इक्वल टू रो G A H1 बार इज इक्वल टू, रो कितना है हमारा, यहाँ पे रो ऑयल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रो ऑयल लिख देता हूँ, रो ऑयल, ठीक है। तो रो ऑयल इंटू G इंटू AH बार, तो रो ऑयल कितना है 1500 मैंने यहाँ बताया था, इंटू एरिया कितना 6 इंटू G की वैल्यू 9.81 इंटू एरिया 6 इंटू 3, H बार की वैल्यू 3 है। आप इसको कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू आएगा 264,870 न्यूटन, ठीक है। ये F1 की वैल्यू हो गई, F1 इज इक्वल टू, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा F2 इज इक्वल टू क्या होगा, रो G A H2 बार, रो 2 कर सकते हैं, तो रो 2 कितना होगा 1000, ठीक है, इंटू G की वैल्यू 9.81, उधर साइड में वाटर है तो इसलिए मैंने रो का वैल्यू 1000 लिया, इंटू एरिया उतना ही रह जाएगा क्योंकि गेट सेम ही है, ठीक है। और H बार, तो H2 बार की वैल्यू हमने निकाली थी 1, तो ये आप निकालोगे तो कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा F2 इज इक्वल टू 58860 न्यूटन, 58860 न्यूटन, ठीक है। तो ये F1 और F2 हमने फाइंड कर लिया, दैट इज F2 इज इक्वल टू 58860 न्यूटन, ये वैल्यू ऑफ F2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम रिजल्टेंट निकालेंगे, तो अब मैं क्वेश्चन ये मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ।
अब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द गेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2 होगा। ये दोनों फोर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वही रिजल्टेंट फोर्स होगा, क्योंकि F1 हमारा हमेशा यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ प्रेशर P1 है और ये इधर लग रहा है, और F2 यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ प्रेशर P2 होगा जो इधर लग रहा है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू मानते हैं P1 और ये मानते हैं P2, ठीक है, तो P1 F1 इधर लगेगा और F2 इधर लगेगा, ठीक है। ये F1 लगेगा, F2 लगेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो F1 माइनस F2 होगा। तो F1 माइनस F2 करते हैं यहाँ पे, तो 264,870 माइनस, और ये दूसरा वैल्यू 58860 इज इक्वल टू, आप घटा लो, घटाने पे आएगा 206,010 न्यूटन। ये रिजल्टेंट फोर्स हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द गेट। तो रिजल्टेंट फोर्स तो हमारा निकल गया, एंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का पोजीशन निकालना होगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमको H1 H2 दोनों फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे हम कि रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से, मतलब G से, अगर इसको ऐसे मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, इसको बड़ा ड्रॉ करूँ, ये गेट ऐसा है, तो यहाँ पे इसकी G है और ये P1 है और ये P2 है, तो यहाँ पे F1 लग रहा है और ये F2 लग रहा है, और इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ये हिंज्ड है, मतलब तो अब क्या होगा कि देखिए, अब मान लेते हैं इन दोनों के बीच में कहीं फोर्स F लग रहा है जो कि ऐसे लग रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कहीं फोर्स ये F लग रहा है जो रिजल्टेंट फोर्स है। तो अब सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा वो हमेशा ये P1 होगा, ये P2 होगा, तो ये F जो होगा ये P पॉइंट पे होगा। जो रिजल्टेंट फोर्स जिस पॉइंट पे लगेगा उसी को हम सेंटर ऑफ प्रेशर बोलेंगे। लेकिन हम यहाँ से P1 और P2 तो फाइंड कर सकते हैं इसलिए, लेकिन P कैसे फाइंड करेंगे ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि P के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं। तो अब चूंकि मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स जितना मोमेंट लगाएगा वो इन दोनों फोर्स के इंडिविजुअल मोमेंट के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ मतलब एक आपका वेजनेस थ्योरम आता है, उसमें मैंने बताया था कि वेजनेस थ्योरम क्या कहता है। वेजनेस थ्योरम कि रिजल्टेंट फोर्स के अबाउट जो मोमेंट होगा, ठीक है, वो मोमेंट सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज जो उस बॉडी पे लग रहे हैं उसके मोमेंट के बराबर होगा। मतलब जितने फोर्सेज F1 F2 इंडिविजुअली लग रहे हैं इस बॉडी पे, और उसका मोमेंट अगर हम ऐड करें तो ये मोमेंट के बराबर होगा अबाउट दिस हिंज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको H1 और H2 निकालना होगा, दैट इज यहाँ से ये पॉइंट H1 स्टार और H2 स्टार निकालना होगा, ठीक है। तो H1 स्टार इज इक्वल टू, H1 स्टार के लिए हम क्या करेंगे, H1 प्लस IG डिवाइडेड बाई H1 बार, ठीक है, H1 बार प्लस, तो ये H1 बार हमारा 3 था, प्लस IG की वैल्यू हमने निकाल रखी थी वो 2 डिवाइडेड बाई एरिया 6 इंटू 3, तो ये वैल्यू आएगा, पहला जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3.11 मीटर, 3.11 मीटर। उसी तरह H2 स्टार हम निकालने जाएंगे, तो H2 बार प्लस IG बाई H2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस IG की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1, तो 1.33 मीटर होगा, 1.33 मीटर, ठीक है, 1.33 मीटर फ्रॉम द सरफेस। तो यहाँ से देखिए पहला जो H1 स्टार है वो वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, ठीक है, और दूसरा जो H2 स्टार है वो वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, ठीक है, H2 स्टार यहाँ से, ये इसके सरफेस से लेंगे, ये इसके सरफेस से लेंगे। तो
ये वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है कि इस मोमेंट मतलब मोमेंट इसके अबाउट निकालना है, तो F1 की डिस्टेंस इसके अबाउट निकालेंगे और F2 की डिस्टेंस इसके अबाउट निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, जैसे कि इसको मिटाना पड़ेगा। हमको टोटल इंडिविजुअल डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस यहाँ से चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो अगर टोटल डिस्टेंस, जैसे ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस यहाँ से यहाँ तक की, दैट इज़ ऐसे होगा। देखिए यहाँ पे मैं एक इंडिविजुअल फिगर बनाता हूँ, ये था, ऐसे था, इसको हम यहाँ से, तो ये वैल्यू मान लीजिए H स्टार, H1 स्टार है, ठीक है, और यहाँ पे F1 लग रहा है, F1। तो ये बॉटम पॉइंट से वैल्यू कितना होगा, तो टोटल वैल्यू जो हमारा होगा ये 2 मीटर और प्लस 2 मीटर, 4 मीटर है, 4 मीटर टोटल वैल्यू है। तो 4 में से ये H1 स्टार घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ F1 फ्रॉम हिंज, डिस्टेंस ऑफ F1 फ्रॉम हिंज, डिस्टेंस ऑफ F1 फ्रॉम हिंज, तो क्या होगा, इज इक्वल टू 4 माइनस 3.11 इज इक्वल टू 0.89 मीटर, ये आएगा 0.89 मीटर, ठीक है। उसके बाद इसको हम मानते हैं H1, इसको हम H1 से, ठीक है। अब ये मैं मिटा देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है, ये बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा रहा था। तो इसको हमने H1 वैल्यू माना। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्टेंस ऑफ F2 फ्रॉम हिंज। तो F2 के केस में भी सेम ही होगा, ये टोटल कितना डिस्टेंस है 2 मीटर, तो 2 में से ये S2 स्टार घटा देंगे तो आ जाएगा वैल्यू इज इक्वल टू 2 माइनस S2 स्टार की वैल्यू 1.33 मीटर, ठीक है। तो 0.67 मीटर आएगा, ये आएगा इज इक्वल टू S2, इसको हम S2 मान लेते हैं से, ठीक है। तो H1 और S2 निकल गया। अब मानते हैं कि जो वैल्यू होगा द रिजल्टेंट विल एक्ट, लेट द रिजल्टेंट विल एक्ट at h distance from bottom। तो अब क्या हम लिखेंगे कि जो टोटल मोमेंट होगा, नाउ द टोटल मोमेंट ऑफ resultant force about hinge is equal to sum of moments by forces F1 and F2, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मतलब हमारा वैगनेस थ्योरम कहता था। तो अब यहाँ पे देखते हैं आगे, तो F इंटू H, क्या मैंने माना कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो यहाँ से H डिस्टेंस पे मतलब ये होगा, ठीक है, यहाँ से H डिस्टेंस पे होगा। ये कितना पे था, H1 पे था, और ये कितना पे था, H2 पे था। ये मे बी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं इसको फिर से शो करता हूँ। ये हमारा फोर्स था F1, ठीक है, ये हमारा फोर्स था F1 और ये हमारे डिस्टेंस पे था H1, ठीक है। ये फोर्स था F2 और ये डिस्टेंस पे था S2, और
ये जो हमारा था F था और ये H डिस्टेंस पे था, यहाँ से H डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग इंडिविजुअल फोर्स मैंने दिखा दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको ऐड करें, मतलब मोमेंट्स इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो मोमेंट्स, तो F1 इंटू H इज इक्वल टू F1 इंटू H इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी F इंटू H इज इक्वल टू F1 इंटू H1 माइनस F2 इंटू H2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर हम क्लॉकवाइज को प्लस में लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को हम माइनस में लेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू F टोटल रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना आया था, इसको अगर हम H इज इक्वल टू डायरेक्टली फाइंड करें तो F1 H1 माइनस F2 H2 डिवाइडेड बाई F। अब यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो F1 की वैल्यूज थी हमारी दैट इज 264870 इंटू H1 की वैल्यू 0.89, H1 इज इक्वल टू 0.89 माइनस जो दूसरा वैल्यू F2 का था वो 58860 इंटू H2 की वैल्यू 0.67 डिवाइडेड बाई टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो हमारा था वो आया था 206010। अभी आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 0.953 मीटर। ये H की वैल्यू आई। H हम कहाँ से H हमने मेजर किया था, तो ये नीचे वाले पोर्शन हिंज से मेजर किया था ये H। तो इसको लिखेंगे इतना मीटर फ्रॉम हिंज। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर। अगर ये सेंटर ऑफ प्रेशर कोई पूछे कि फ्री सरफेस ऑफ मतलब ऑयल से कितना होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे कि 4 में से इसको घटा देंगे, ठीक है। 4 में से इसको घटा देंगे तो ये वैल्यू आएगा। अगर कोई पूछे कि फ्री सरफेस ऑफ वाटर से कितना होगा, तो 2 में से इस वैल्यू को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था। इसकी मतलब स्लुइस गेट का केस मैंने बोला था कि स्लुइस गेट में ये ऐसा केस है कि जिसमें दोनों साइड मतलब स्लुइस गेट है जिसके दोनों साइड लिक्विड भरा हुआ है। तो इस केस का आपको सिलेबस में लिख रखा था। मैंने क्या बोला था कि इस पे जितने भी अब आपके सिलेबस पे टॉपिक्स बचते हैं उन पे डायरेक्टली मैं प्रॉब्लम ही बताऊंगा। तो ये आपका स्लुइस गेट पे बेस्ट प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट केसेस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।